गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम अपना साइंस का क्रैश कोर्स वाली सीरीज़ में 1 बाय 1 टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा बायोलॉजी का टॉपिक सेल। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल इस टॉपिक में से कम 5 से 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं सेल में से। तो सभी को मेरा जय हिंद, अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल। चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, उसको साइटो बोला जाता है। सेल एक कॉमन नेम है, जो उसका बायोलॉजिकल नेम है उसको साइटो बोला जाता है। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है और आपका बायोलॉजी वाले पार्ट में भी आ सकता है साइंस में कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज इज़ नोन एज साइटोलॉजी। ये डिस्कवर जो हुआ था आपका सेल 1665 में सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉर्क में ऑब्जर्व किया था। जो कॉर्क शैम्पेन की बॉटल के ऊपर जो एक मतलब वुडन पार्ट होता है उसे कॉर्क कहते हैं। तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले सेल को अंडर माइक्रोस्कोप। तो डेड सेल था वो जो उन्होंने डिस्कवर किया था, वो डेड सेल था। सबसे पहला जो सेल ऑब्जर्व किया जो कि लिविंग सेल था अपना आप में, वो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और ये सेल जो डिस्कवर किया था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था, वो किया था आपका स्पोर्स में। मतलब जो आपने फंगी देखी है, जो एल्गी देखी है, एल्गी, वी कैन से दैट एल्गी के ऊपर जो लिविंग सेल था उसको ऑब्जर्व किया था। पॉन्ड्स में जो एल्गी रहती है उसको ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप और डिस्कवर किया था सबसे पहला आपका कौन सा, लिविंग सेल। डेड सेल डिस्कवर किया अगर पूछा जाए, मेनली अगर पूछा जाए कि सेल डिस्कवर किसने किया, तो सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। पूछा जाए लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया सबसे पहला, तो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। सेल थ्योरी जो फिर इसके बाद सेल थ्योरी आई, और सेल थ्योरी को जो बोला जाता है वो किसने डिस्कवर की थी, आपकी शिल्डिन एंड श्वान ने। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बात। सबसे पहला सेल डिस्कवर किया डेड सेल, वो किया रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद जो आपका लिविंग सेल सबसे पहला डिस्कवर किया वो किया एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद सेल थ्योरी आई और सेल थ्योरी जो डिस्कवर की आपकी वो की शिल्डिन एंड श्वान ने। उसके बाद ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल देखा जाए यूनिवर्स में सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो आपका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। क्या है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, और इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये ओवरऑल में ह्यूमंस की बात नहीं चल रही है अभी। ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है आपका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम और इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ और इसे एमएलओ भी कहते हैं। लार्जेस्ट सेल देखा जाए यूनिवर्स में तो वो है आपका ऑस्ट्रिचैक। अगर ओवरऑल यूनिवर्स में लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो वो है आपका ऑस्ट्रिचैक। और ह्यूमंस में आ जाते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स में हम बात करें तो जो आपका स्मॉलेस्ट सेल है वो स्मॉलेस्ट सेल आपका जो मेल स्पर्म होता है उसको माना जाता है। मतलब वो है हमारी, अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो वो है आपका स्पर्म। ठीक है, फीमेल सेक्स सेल सबसे छोटा सेल होता है ह्यूमंस के अंदर। और लार्जेस्ट की बात करें तो मेल सेक्स सेल जो होता है वो सबसे छोटा होता है आपका ह्यूमंस के अंदर, जो कि है स्पर्म। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है आपका वो होता है फीमेल सेक्स सेल, जो कि है ओवम, और हम इन्हें एग्स भी कहते हैं, फीमेल एग्स। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो लॉन्गेस्ट सेल जो होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर वो होगा न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं, उन सेल को न्यूरॉन सेल कहते हैं। डिवीजन फ्री सेल मतलब क्या होता है कि देखिए सेल डिवीजन होता है, आपने सब अभी जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो हम जानेंगे कि सेल का डिवीजन जो होता है, कितने टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होते कैसे हैं। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, इसके बीच में डिफरेंस भी जानेंगे। तो जो सेल डिवीजन होता है वो न्यूरॉन सेल में नहीं होता। न्यूरॉन सेल इज द ओनली सेल इन ह्यूमन बींग्स जिसमें डिवीजन नहीं होता। ये डिवीजन फ्री सेल होता है, इसका डिवीजन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि आप हेलमेट पहनकर चलिए, या ब्रेन में जो इंजरी है वो रिकवर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सेल डिवाइड नहीं होते, न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं होते। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो ग्रोथ होती है
वो होती है, मतलब फास्टेस्ट डिवीजन जो सेल शो करता है वो करता है लिवर। इसीलिए बोला जाता है कि लिवर आपका एक तरीके का रीजनरेटिंग ऑर्गन है जो रीजनरेट हो जाता है। मान लीजिए अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है, उसका कुछ पार्ट कट भी जाता है, तो थोड़े दिनों बाद वो सेल ग्रोथ होने की वजह से, सेल डिवीजन होने की वजह से दोबारा अपना आप रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं फिर। तो अब सेल का थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं। एक तो सबसे पहले सेल जो है आपकी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल, काफ़ी सारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं। मतलब कि मान लीजिए आपका जैसे हार्ट है, आपका जो ऑर्गन है हार्ट, ठीक है, इसका फंक्शन अलग है। आपका ऑर्गन है आई, इसका फंक्शन अलग है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल से बनी होंगी। तो जो हार्ट बना हुआ है जिन सेल से, वो सिमिलर टाइप सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू। फिर सिमिलर ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर आपस में बनाएंगे मसल्स, और फिर मसल्स मिलकर आपस में बनाएंगी ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर आपस में बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चीज़ को हम थोड़ा सा कॉमन एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे ब्रिक्स हैं आपकी, आप ब्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे तो बनेगी वॉल्स। जब आप वॉल्स को इकट्ठा करके आपस में, मतलब एक वॉल इधर, एक वॉल इधर, एक वॉल इधर, और फिर उसके ऊपर रूफ, तो बनेंगे रूम्स। और जब रूम्स को कंबाइन कर दिया जाएगा सिस्टमैटिकली, तो वो बनेगा आपका हाउस। तो इसी टाइप से आपका सिमिलर आप समझ सकते हैं सेल। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे टिश्यू, और जब सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनेंगे तो वो बनाएंगे मसल्स, और जब मसल्स बन जाएंगे तो मसल्स मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स, जैसे कार्डियक मसल हो गई, ठीक है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव मसल्स हो गई। इसके बाद आपका ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं। एक्सक्रीटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब मैंने सेल को स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट क्यों बोला, लिविंग यूनिट क्यों बोला, ये वाली सबसे बात समझने वाली, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने लिविंग यूनिट इसलिए इसको बोला क्योंकि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग बींग्स के अंदर होती हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक लिविंग बींग शो करता है, वो सेल भी शो करता है। जैसे आपका एक लिविंग बींग होने के लिए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं? रेस्पायर, सांस लेना देना, ठीक है, एक्सक्रीट, मूवमेंट, डाइजेशन, ठीक है, स्वेट, और क्या कह सकते हैं आपका डाइजेशन, ग्रोथ। ये सारी चीज़ें एक लिविंग बींग के अंदर होती है ना। आप अपना आप से कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग क्या क्या चीज़ें शो करता है। इनमें से रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, एक्सक्रीशन भी होता है, मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो मूवमेंट भी होता है, डाइजेशन भी करता है, जो खाना खाता है उसको डाइजेस्ट भी करता है, तो डाइजेशन वाला प्रोसेस भी लिविंग बींग के अंदर होता है। स्वेटिंग भी होती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, और ग्रोथ भी करता है। पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, ग्रोथ भी करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक लिविंग बींग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक सेल के अंदर भी होती हैं, इसलिए मैंने इसको बोला सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल, या आप कह सकते हैं कोशिका, एक सबसे छोटी जीवित इकाई है, ठीक है, कोशिका एक सबसे छोटी जीवित इकाई है। अब इसकी एनसीईआरटी में एक और डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट लिविंग है कैसी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब मैं इन डेफिनेशन को कंबाइन करूंगा बट वन बाय वन, ठीक है। पहले वन बाय वन इनको ब्रेक करके समझते हैं, उसके बाद इस कंप्लीट डेफिनेशन को समझेंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब क्या है आपका? जो फंक्शनल यूनिट
सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया? हर सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सपोज करिए जो आपका आई है उसके अंदर विजन वाले सेल्स होंगे, ठीक है। जो आपका हार्ट है उसके अंदर पंप वाले सेल्स होंगे। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर डाइजेशन करने वाले सेल होंगे। तो हर सेल अपने आप में यूनिक है अपने फंक्शन के हिसाब से। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यही मैंने बताया आपको, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जब मिल जाएंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे, और सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज जब मिल जाएंगे तो वो मसल्स बनाएंगे, और जब मसल्स आपस में मिल जाएंगी तो वो ऑर्गन्स बनाएंगी, और जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाएंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी। तो ये स्ट्रक्चर वाइज भी जा रहा है आपका। डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट सेल्स भी हैं, इसलिए बोला। और लिविंग यूनिट भी है। लिविंग यूनिट क्यों? रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूवमेंट, डाइजेशन, स्वेट और ग्रोथ। इसलिए बोलते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, और वी कैन से दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट। अब इस डेफिनेशन को कंबाइन कर दो, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट। तीनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी था कि इसको लिविंग यूनिट क्यों बोला गया, इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों बोला गया, और उसके बाद सेल की कंप्लीट डेफिनेशन बोली जाएगी, दैट इज सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम सेल के ऑर्गेनल्स पे जाते हैं। अब जैसा कि हमने बताया आपका सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट। तो हमारे जैसे कि हम लिविंग बीइंग हैं तो हमारे अंदर भी ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही सेल के भी ऑर्गन्स हैं, और उनको बोला जाता है आपका ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनल्स ऑफ सेल को जानने से पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल में बेसिकली हमारे दो टाइप के सेल आते हैं। फर्स्ट वन इज प्लांट सेल एंड द सेकेंड वन इज एनिमल सेल। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एक सबसे ज़्यादा बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि आपका एनिमल सेल के अंदर खाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल आपका एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यही बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। बाकी जो इसके ऑर्गेनल्स हैं और इसके जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये सेल वॉल है। ये कौन सा वाला पार्ट है? ये सेल वॉल है। इसके अंदर ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है आपकी? ये सेल्यूलोज से बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है आपका प्लांट सेल के अंदर वाला पार्ट जो है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये बनी होती हैं आपकी प्रोटीन से। किससे बनी होती हैं? आपकी प्रोटीन से बनी होती हैं। इसके बाद इसके अंदर के ऑर्गेनल्स हैं। इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट होगा, वो सेंट्रल और लार्जेस्ट पार्ट है आपका क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोलस जो पार्ट होता है इसके अंदर, उसके ऊपर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं एनिमल सेल में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है आपका क्रोमेटिन फाइबर्स। इनको बोला जाता है आपका क्रोमेटिन फाइबर्स। और यही मिलकर आपस में जब कनेक्ट होते हैं, आपस में मर्ज होते हैं, ये बनाते हैं आपके क्रोमोसोम्स, जो कि जेनेटिक और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक ऑर्गेनल है इसका लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उन्हें जानेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी इसका एक ऑर्गेनल है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सभी ने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों उसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है? क्या उसका फंक्शन है? क्या क्वेश्चंस उसमें से बन सकते हैं? क्यों उसको पढ़ना ज़रूरी है? ये जानेंगे हम जब डिटेल में हम सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। फिर आता है आपका वैक्यूल्स। जो सेकेंड डिफरेंस है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर वो ये है कि जो वैक्यूल्स होगी प्लांट सेल के अंदर वो लार्ज होगी, बड़ी होंगी, और जो एनिमल सेल के अंदर होंगी वो छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि हम डिपेंड रहते हैं अदर फूड पे, और ये डिपेंड नहीं रहते, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो इनको स्टोर भी करना पड़ता है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, तो सनलाइट की कोई गारंटी नहीं है। आज वेदर ख़राब है, आज एटमॉस्फेयर ख़राब है, तो 2-3 दिन तक सनलाइट आए या ना आए,
तो ये अपना खाना और पानी दोनों चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। तो इनको स्टोरेज के लिए ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इस वजह से वैक्यूल्स का साइज़ प्लांट सेल के अंदर बड़ा होगा और एनिमल सेल के अंदर छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो जो आज यूटिलाइज करना है, आज खाया, नेक्स्ट डे फिर हम दूसरा, फिर उससे बाद तीसरा, हम डिपेंड हैं इन पर, बट ये डिपेंड नहीं है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं और स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है ये भी, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोल्जी अपरेटस का जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसको भी डिटेल में जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका जो ये न्यूक्लियस से अटैच है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो इस टाइप से जा रहा है, जिगजैग स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेलिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, आपका एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, एक होती है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों बोला गया और इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला गया। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज द प्लांट सेल हैव सेल वॉल, द एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। इसका वैक्यूल्स का जो साइज होगा प्लांट सेल का वो लार्ज होगा और एनिमल सेल का जो होगा वो स्मॉल होगा। उसका रीज़न भी मैं बता चुका हूँ। अब वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर को तो हम जान चुके हैं, अब वन बाय वन एक एक ऑर्गेनल को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिटेल में। ठीक है, आइए ऑर्गेनल देखते हैं। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनल हम देखेंगे वो देखेंगे आपका न्यूक्लियस। इट इज़ द सेंट्रल एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स को, फिर हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स को, देन पढ़ेंगे वैक्यूल्स को, फिर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन को और एंड में पढ़ेंगे हम गोल्जी बॉडी को। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे हम किसके बारे में, क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में, और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए ऑर्गेनल्स पे चलते हैं फिर। तो जैसा कि हमारा जो सबसे पहला ऑर्गेनल है सेल का वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। एक तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का वो न्यूक्लियस है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस को बोलेंगे लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा एक प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं इनको बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। इनको बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। इन क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में जानते हैं कि ये मिलकर कैसे, जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स आपस में लिंक्ड होते हैं, मर्ज होते हैं, तो ये मिलकर बनाते हैं आपका क्रोमोसोम्स, जो ये जेनेटिक और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रोमैटिन फाइबर्स मिलकर आपका बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये छोटे छोटे से डॉट्स ऐसे होते हैं आपस में। ये छोटे छोटे से डॉट्स आपस में कुछ मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं। ये आपस में जब मिल जाते हैं, ये डॉट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो ये फाइबर बनाते हैं। ये फाइबर बना देते हैं आपस में छोटे छोटे डॉट, और इन फाइबर्स को ही बोला जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, जब ये फाइबर्स आपस में अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे से लिंक्ड हो जाएंगे, ऐसे क्रॉस हो जाएंगे, तो ये मिलकर बनाएंगे आपका क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स ही जो होते हैं एक्चुअल में सेल डिवीजन में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप मानते हैं कि हमारे अंदर जो है कितने पेयर्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं। तो 23 पेयर्स जो आपके होते हैं, 46, आप एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब वो जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है, जो डिवाइड होने के बाद जो हमें मिलता है, उसके अंदर इक्वल डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो वो डिवीजन जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से जानेंगे कि इसमें कैसे डिवीजन होता है। अभी तो आपको सब जो जानना है बेसिक चीज़ वो ये जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के ऊपर
फाइबर्स होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन फाइबर्स बोला जाता है। ये क्रोमेटिन फाइबर छोटे छोटे डॉट क्रोमैटिन से मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इनको क्रोमैटिन्स बोला जाता है। और ये क्रोमैटिन्स जब आपस में लिंक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स जब आपस में क्रॉस्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो जेनेटिक्स के लिए और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप दूसरी पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये जानना कि जो डिवीज़न होगा सेल का वो बेसिकली डिवीज़न हो रहा है न्यूक्लियस का। मतलब न्यूक्लियस के डिवीज़न को ही सेल डिवीज़न बोला जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो सेल डिवीज़न में डिवाइड होगा, सबसे पहला पार्ट जब सेल डिवीज़न में जो डिवाइड होगा वो आपका न्यूक्लियस होगा। सबसे पहला न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद बाकी ऑर्गेनल्स बढ़ जाएंगे, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। साइटोप्लाज्म के बाद उस साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसमें जब सेल डिवीज़न होगा तो आधा पार्ट एक डॉटर न्यूक्लियाई में चला जाएगा और आधा पार्ट एक डॉटर न्यूक्लियाई में चला जाएगा और वो न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा और वो अपना आप में जाकर अलग अलग न्यूक्लियस बना लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं, ये आपका सेल डिवीज़न हो रहा है, सपोज करिए। ठीक है, ये इसके अंदर ये आपके प्रेजेंट हैं, आपके गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। सपोज करिए गोल्जी बॉडी यहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के बाद लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER, RER। अब इसका सेल डिवीजन होना है। ठीक है, तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा पेरेंट न्यूक्लियाई। इसका डिवीजन होना है, तो इसका डिवीजन होने के लिए आप क्या करेंगे, ये सबसे पहले इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होगी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोला जाएगा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो झिल्ली होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाएगा। इसका डिवीजन जो होगा वो डिवीजन आपका इसके अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सबसे पहले वो बस्ट हो जाएगी। बस्ट होने के बाद जो सेंट्रोमर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो सेंट्रोमर आधे पार्ट को ऊपर ले लेगा और आधे पार्ट को नीचे ले लेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का आधा पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बस्ट होने के बाद आधा न्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा और आधा न्यूक्लियस नीचे चला जाएगा और ये ऊपर जाके अपने आप में कंप्लीट न्यूक्लियाई बन जाएगा, कंप्लीट न्यूक्लियाई बन जाएगा और बराबर बराबर ऑर्गेनल्स भी डिवाइड हो जाएंगे, बराबर बराबर ऑर्गेनल भी डिवाइड हो जाएंगे। मतलब आपका यहाँ पे राइबोसोम्स आ जाएगा, गोल्जी आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, RER आ जाएगा, SER आ जाएगा, सेम यहाँ पे R आ जाएगा, राइबोसोम्स, गोल्जी आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, SER आ जाएगा और RER आ जाएगा। और ये अपना आप में जो एक पेरेंट न्यूक्लियाई था वो या पेरेंट सेल था, वो पेरेंट सेल डिवाइड होने के बाद वो दो सेल में डिवाइड हो गया। ये दोनों सेलों को जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा डॉटर सेल या डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल या डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आधे ऑर्गेनल्स एक डॉटर न्यूक्लियाई में चले जाएंगे, आधे ऑर्गेनल्स एक डॉटर न्यूक्लियाई में चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है किसका, न्यूक्लियस का। ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई था ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ और 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होने के बाद आधे ऑर्गेनल्स एक के साथ चले गए और आधे ऑर्गेनल्स एक के साथ चले गए। ठीक है, इसके बाद इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो काम है वो ये काम है, ये एक तरीके से फिल्टर का काम करती है। फिल्टर का काम मतलब कि खाली उन चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर आने देगी
जो चीज़ें न्यूक्लियस के लिए बेनिफिशियल हैं या रिक्वायरमेंट है उनकी, तो उन्हें ही एंट्री देगी और उन्हीं चीज़ों को जाने देगी खाली। जो चीज़ें न्यूक्लियस के लिए यूज़फुल नहीं हैं या किसी काम की नहीं है, वेस्ट हैं, उन्हें बाहर जाने देगी। यूज़फुल चीज़ों को न्यूक्लियस से बाहर निकलने नहीं देगी। यही काम तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है और यही काम सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन भी उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेगी खाली जिन चीज़ों में आपका जो रिक्वायरमेंट होंगी सेल के अंदर आने के लिए, नीड होगा, बेनिफिशियल होगा, तो वो उनको एंट्री देगी। और वो उन चीज़ों को बाहर नहीं जाने देगी जो यूज़फुल सेल के लिए, मतलब उन्हें जाने देगी जो यूज़फुल सेल के लिए नहीं है। ठीक है, अगर वो सेल के लिए यूज़फुल हैं तो उन्हें नहीं जाने देगी। इसके अंदर फिर हमने क्रोमेटिन फाइबर पढ़ लिया। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, उस कंटेंट को क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। और बात करें सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक फ्लूइड है, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बीच में जितना भी जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो आई होप कि आप सभी को न्यूक्लियस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो जैसा कि हमारा अगला ऑर्गेनल है वो हमारा सेल वॉल है। सेल वॉल खाली आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल का क्या काम होता है? बेसिकली आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो रिजिड और टफ होते हैं। ठीक है, तो उनको जो रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करवाता है, उनको जो रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करवाता है वो आपका सेल वॉल प्रोवाइड करवाता है। रिजिडिटी और शेप, जो टफनेस और जो हार्डनेस प्रोवाइड करवाई जाती है उसे रिजिडिटी बोलते हैं। तो जैसे आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे पुराने, उनका जो आउटर मोस्ट वाला स्टेम वाला पार्ट है उसको आप जब टच करेंगे तो वो बहुत ही आपको रफ एंड टफ लगेगा। तो वो किसकी वजह से है? वो सेल वॉल की वजह से है। ठीक है, तो सेल वॉल बेसिकली आपका रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, एक प्लांट को रिजिड शेप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और सेल वॉल का कोई काम नहीं है। दूसरा, सेल वॉल एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। प्लांट्स को इंटरनली कोई इंजरी ना हो, इंटरनली कोई शॉक ना लगे, उससे पहले वो सेल वॉल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सेल वॉल इज़ लाइक एक तरीके से सोल्जर है जो रिजिडिटी शेप प्रोवाइड करवा रहा है और उसको इंजरी से बचा रहा है। दूसरी चीज़, सेल वॉल जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, और सेल्यूलोज जो होता है हम लोग ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, खाली एनिमल्स ही डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज को। इसीलिए आप जितना भी ग्रीन आइटम खाएंगे, लाइक मतलब लीफी आइटम खाएंगे, जैसे स्पिनच हो गया, टमाटो हो गया या कुछ भी, तो उसका आउटर मोस्ट जो पार्ट है जो सेल वॉल से बना हुआ है, जो सेल्यूलोज से बना हुआ है, वो ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, सेल वॉल के बारे में इतना ही आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन जो बनता है वो सेल वॉल से ये बनता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या नहीं होता, कौन सा डिफरेंस है, मतलब कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। जो अगला है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल लेयर ऑर्गन है। डबल लेयर, डबल लेयर आप कैसे कह सकते हैं इसको? एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो जस्ट एक इसको शेप प्रोवाइड करवा रही है, इसको एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करवा रही है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक आपका विस्कस फ्लूइड है,
उस विस्कस फ्लूइड को बोला जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। उस मैट्रिक्स के अंदर आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका जो एनर्जी को बनाने के काम आते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, आपको वो 4 ऑर्गेनल दे देगा और पूछेगा कि किसके पास खुद का डीएनए है। उसमें एक ऑप्शन आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा। तो न्यूक्लियस के पास भी खुद का डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है। तो बोथ ए एंड बी अगर उस ऑप्शन में है तो वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आप ये जिगजैग वॉल देख रहे हैं, इस जिगजैग वॉल को हम कहते हैं क्रिस्टे। इस जिगजैग वॉल को हम कहते हैं क्रिस्टे। ये जिगजैग वॉल का क्या काम है, इस क्रिस्टे का क्या काम है? ये इसको लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। किस चीज़ के लिए? क्रेब्स साइकिल के लिए, या आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करके जो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो इस क्रिस्टे के अंदर होता है, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर होता है। और ये क्रिस्टे जो है, ये क्रिस्टे एक तरीके से लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो गया, और ये जो छोटे छोटे हैं आपका ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं। एटीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए इसको जान लेते हैं थोड़ा सा, ये एनर्जी बनाता कैसे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। आपने एक रोटी खाई, सपोज करिए एक चपाती खाई, ठीक है, आपने एक चपाती खाई, ये क्या है बेसिकली, ये कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको च्यूई किया, जब चबाना आपने स्टार्ट किया तो एक अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है आपके सलाइवा में, वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और वहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करने में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो आपका स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक में जो भी प्रोसेसेस होंगे वो और उसे सिंपलर कार्ब्स में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन स्टार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उन कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लूकोज जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो क्या है बेसिकली, आपने कंज्यूम किया कार्बोहाइड्रेट। कैसा कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वो गया, आपने च्यूई करना स्टार्ट किया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ। सलाइवा के अंदर एक एमाइलेज नाम का एंजाइम था जिसने उसको इनिशिएट करा किसमें, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होता हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ने जो कन्वर्ट किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने उस कार्बोहाइड्रेट को रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को C6H12O6, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होने में जो एनर्जी लगेगी, या आप कह सकते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो 38 ATP मिलेगी, वो 38 ATP मिलेगी। और ये जो साइड में आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये ATP मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इन ATP मॉलिक्यूल्स, इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ही जो ग्लूकोज के थ्रू हम यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, जिसके थ्रू हम सस्टेन कर पाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रन, और फॉर मतलब एनी अदर टाइप ऑफ मैकेनिकल वर्क और फिजिकल वर्क और मेंटली वर्क, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं। अब ये एनर्जी कैसे, मान लीजिए एनर्जी कैसे पहुंचेगी। सपोज करिए अभी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो अभी सबसे ज़्यादा पार्ट मेरा कौन सा मूव कर रहा है, मेरा माउथ और मेरी टंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे चाहिए। मेरे लेग्स जो हैं अभी स्टेबल हैं, मेरे हैंड्स जो हैं वो इतना मूव नहीं कर रहे, उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए।
अब आप ये मान लीजिए जो मेरा टंग वाला पार्ट है उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसकी एनर्जी एक लेवल पर आकर ख़त्म हो गई, उसकी एनर्जी एक लेवल पर आकर ख़त्म हो गई, तो मेरी जीभ जो है लप लपाना बंद कर देगी, थक जाएगी, ठीक है। तो वहाँ तक एनर्जी कौन पहुँचाएगा फिर? तो वहाँ तक एनर्जी पहुँचाने का जो काम होता है वो हमारा गोल्जी आंटी का होता है। किसका होता है? गोल्जी आंटी का होता है। गोल्जी आंटी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि मान लीजिए सपोज करिए अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है वो बोलने में यूटिलाइज हो रही है, तो जो एनर्जी मेरी यूटिलाइज हो रही है बोलने में, उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, जहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है या जहाँ पे एनर्जी कम है वहाँ से उठाएगा, वहाँ से उठा के मेरी टंग वाले पार्ट पर लेकर आएगा और मेरी एनर्जी थ्रू आउट बैलेंस रहेगी। अभी सपोज करिए मैं अपने हाथ से काम कर रहा हूँ, बहुत पंचिंग कर रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे कहाँ चाहिए? हाथ पे चाहिए। और मेरा बाकी पार्ट स्टेबल है, मेरा बाकी पार्ट स्टेबल है, तो बेसिकली क्या होगा, इस वाले पार्ट तक एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, तो जहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है या जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है वहाँ से एनर्जी उठाएगा और इस वाले पार्ट में लाकर देगा, ताकि मैं रेगुलर काम करता रहूँ। वो गोल्जी का काम है। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से, क्योंकि वो पावर प्रोवाइड कर रहा है हमें, हमारे सेल को, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसको जो क्वेश्चन बनता है कि विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर पूछा जाता है कि डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है या नहीं, तो उसके पास खुद का डीएनए है, उसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस साइकिल को जो 38 एटीपी मॉलिक्यूल लगता है एक कार्ब्स को, एक कार्ब को एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। उसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे क्रेब्स, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल लगेंगे आपके एक कार्ब के मॉलिक्यूल को एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस रखेगा, मेंटेन रखेगा। ऐसे मिलियंस ऑफ, आप समझ सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी एक की बात कर रहा हूँ, बट एनर्जी तो हमें बहुत चाहिए होती है, हम थ्रू आउट काम कर रहे हैं, तो ऐसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के, ठीक है। और मिलियंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में कंज्यूम किए हुए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। तो मिलियंस ऑफ थिंग्स जब हैपन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो प्रोसेस हमारी बॉडी को पूरा मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारा जो पार्ट 1 है सेल का, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया पे रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये 2 से 3 पार्ट में कवर होगी, क्योंकि सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करवाने के लिए टाइम भी चाहिए। दूसरा, बेसिकली इसमें एक एक चीज़ अच्छे से समझाना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में भी, जितने पार्ट में होगा, पार्ट 4 तक या पार्ट 5 तक जब भी होगा, उसमें कवर करके हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी मेहनत बहुत सही लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उन बच्चों से शेयर करिएगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगी क्लासेस। फ्री में एजुकेशन घर बैठे, जस्ट एक इंटरनेट का एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस एक्सपेंस को अफोर्ड करने के बाद एक फ्री एजुकेशन के थ्रू अपने RMS, RIMC, नवोदय और कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।